बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज हम उसी कड़ी में विविध प्रश्नावली 11 के प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अर्थात आज अपन प्रश्नावली 11 को पूर्ण रूप से हल कर लेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पूरी प्रश्नावली 11.1, 11.2, 11.3 और विविध प्रश्नावली प्रश्नों और उनके उदाहरणों को पूर्ण रूप से हल कर लिया है। तो बच्चों आइए देखते हैं विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 21। देखिएगा, यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी है और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि ये हमें सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है। तो बच्चों देखिएगा, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। ये अपना एक समतल है जो एक्स वाई जेड एक्सों पे काटता है। तो ये ए दूरी पे है, ये बी दूरी पे है और ये सी, ये अंतःखंड है ए बी सी अंतःखंड काटता है। अब कह रहा है कि इसके मूल बिंदु से, अर्थात ये इसका मूल बिंदु है ओ 0 0 0। तो मूल बिंदु से इस समतल मूल बिंदु से p दूरी पर, अर्थात यहां पे मान लेते हैं ये समतल है p बिंदु, ये इसकी लंबवत दूरी हो गई। ये p दूरी दिया हुआ है, ये इसकी दूरी है, ये स्मॉल p है p दूरी पर। और हमें ये सिद्ध करना है कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर है 1/p² के। ये हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों पहले अपन इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि समतल से किसी बिंदु P या किसी बिंदु P से समतल की लंबिक दूरी ये अपन पढ़ चुके हैं। ये होता है D = A स्थिति सदिश n वेक्टर माइनस D/n वेक्टर का परिमाण का मोड। सदिश रूप में हो तो उनके बीच की दूरी ये है, और कार्तीय रूप में हो तो बिंदु P मान लेते हैं x1 y1 और z1, और समतल का समीकरण मानते हैं ax प्लस by प्लस cz = d। तब ऐसी स्थिति में इस फॉर्मूले के हिसाब से इनकी बीच की दूरी d इस बिंदु से समतल के बीच की दूरी d ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d/√a² प्लस b² प्लस c² का मोड। तो ये एक बिंदु से उस समतल की लंबिक दूरी का फॉर्मूला ये कैसे आया ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला अपन यूज में लेते हैं यहाँ पे, और इस फॉर्मूले के लिए हम जानते हैं अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, ये भी अपन जानते हैं। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। ये अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो इस समतल के समीकरण से समीकरण 1 से बिंदु P के बीच की लंबिक दूरी वो P लिया है हमने। और देखो बच्चों ये मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु पे होने पे a वेक्टर किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, अर्थात जो फॉर्मूला होगा
डी इक्वल टू डी अपॉन एन वेक्टर का परिमाण का मोड, या दूसरे रूप में अपन लिखें इसको तो या डी इक्वल टू डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मोड। तो इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से, ये दोनों फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूले से बने हुए हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, ए स्थिति सदिश 0 हो जाएगा जब मूल बिंदु से, अर्थात तो बिंदु कहाँ पे जो ए लिया था x1 y1 z1 वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 0, तब स्थिति में ये सारे 0, तो ये d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या d अपॉन एन वेक्टर का परिमाण का मोड लेते हैं तो हमें मूल बिंदु से दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे यही बोला है मूल बिंदु से p इकाई है, तो मूल बिंदु से ये p इकाई है, तो मूल बिंदु से ये समतल की लंबिक दूरी निकालनी है। तो देखिएगा अर्थात 0 0 0 से समतल एक की लंबिक दूरी, इसलिए अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, ये समीकरण 1 है हमारे पास में, ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए क्या है अपने पास 1 अपॉन ए, बी क्या है 1 अपॉन बी और सी क्या है 1 अपॉन सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकी जगह, इनके दिक् अनुपातों की जगह, अर्थात 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। और बच्चों ये दूरी हमें दी हुई है p, बीच की दूरी p दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको p के बराबर कर दिया। दोनों तरफ अपन वर्ग करने पर ये मोड में भी है, तो दोनों तरफ अपन वर्ग कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या अपन इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करवा रहा था कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, और वो हमने सिद्ध किया। और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन में सिंपल में दिया हुआ है कि एक समतल के अंतःखंड ABC है, तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b और z अपॉन c बराबर 1 होता है। उस समतल अर्थात ये वाला x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ये समतल से, अर्थात ये समतल ये वाला हमने जो लिया है अभी जो अंतःखंड काट रहा है, इस समतल से इसकी लंबिक दूरी, वो लंबिक दूरी p है, तो ये समतल से मूल बिंदु की लंबिक दूरी p है। तो ये p को हमें इस रूप में लिखना है, अर्थात 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी स्क्वायर हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इस समतल और ये मूल बिंदु की लंबिक दूरी का फॉर्मूला अपन ये जानते हैं। किसी भी बिंदु से समतल की, एक बिंदु और एक समतल की लंबिक दूरी का फॉर्मूला ये होता है, ये सदिश रूप में है, ये कार्तीय रूप में है। अब मूल बिंदु होगा अर्थात वहां पे x1 y1 z1 0 होगा या a स्थिति सदिश 0 हो जाएगा, तो d अपॉन n वेक्टर, यहाँ पे d अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब हमारे पास तो यही तो दे रखा है कि ये समतल है और मूल बिंदु से है, तो समतल है, तो अर्थात यहाँ पे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, समतल का रूप कौन सा होता है, ax प्लस पी वाई, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो यहाँ हमने तुलना कर ली, तो a क्या है यहाँ पे दिक् अनुपात 1 अपॉन ए, b क्या है कैपिटल B बराबर 1 अपॉन स्मॉल b और कैपिटल C बराबर 1 अपॉन स्मॉल c। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गए a b c, तो ये मान हमने रख दिए यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी वाले फॉर्मूले में। तो देखिएगा
ये इस फॉर्मूले में अपन रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास प्राप्त हो गया -1 अपॉन ये, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया ये, और इसको 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन कर दिया, तो अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये अपने पास प्राप्त हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22, और इसको हल करते हैं। और इस बार हमें ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनमें से एक हमारा आंसर होगा, वो भी देखना है और उसको हमें टिक कर देना है। एक समतल और दूसरा समतल और उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे भी बच्चों दूरी ही निकालनी है। तो यहाँ पे भी अपन मूल बिंदु से ही दूरी निकाल लेते हैं। तो देखो, और दूरी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, मूल बिंदु से समतल की दूरी, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, मूल बिंदु से समतल की लंबिक दूरी। और ये कार्तीय रूप में है, तो अपन लिख लेते हैं d, या ये पहले वाले समतल को मान लेते हैं d1, तो d इक्वल टू यहाँ पे d अपॉन n वेक्टर का परिमाण, ये मोड़ ले लेंगे। तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे या इस रूप में होगा, कार्तीय रूप में है, तो अपन इसको लिखते हैं d बराबर माइनस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मोड़ ले लेंगे, ये पॉजिटिव होगा, देखिएगा मोड़ लेने से। तो यहाँ से समतल 1 से ले लेते हैं अपन, समतल 1 की दूरी मूल बिंदु से, अर्थात समतल 1 हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4, ये समतल 1 हमें दे रखा है। और इसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी, मूल बिंदु से लंबिक दूरी, लंबवत दूरी, उसको अपन मान लेते हैं d1 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो 0 0 0, या अपन इसको फॉर्मूले में भी रखते हैं, तो फॉर्मूला यही है हमारे पास में, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मोड़ ले लेंगे, तो ये बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों यही फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी। इसलिए अब देखो यहाँ पे 0 0 0, तो यहाँ लिखेंगे -4 अपॉन ए स्क्वायर, अर्थात 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट का मोड़ ले लिया हमने, इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे देखो अंडर रूट 29। ये हमारे पास में पहली समतल की मूल बिंदु से लंबिक दूरी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से दूसरे समतल की मूल बिंदु से लंबिक दूरी, वो अपन मान लेते हैं d2 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं अपन। और समतल यहाँ पे दिया हुआ है समतल 2 हमें दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं पहले, समतल 2 हमें दिया है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12, 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12, वही हमने लिखा है। इसको अपन दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, या अपन इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। और इस समतल की मूल बिंदु से लंबिक दूरी वो निकालते हैं d2 इज इक्वल टू 0 0 0, तो -6 अपॉन यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का मोड़, इज इक्वल टू 6 बाई रूट 29। ये अपने पास में d2 प्राप्त हो गया, यहां से मूल बिंदु से दूरी और वो भी मूल बिंदु से दूरी। तो बच्चों यहां से दोनों समतलों, इसलिए
दोनों समतलों के मध्य दूरी वो d इक्वल टू d2 माइनस d1, पॉजिटिव लेना दूरी है, मोड़ ले लेंगे, अर्थात d इक्वल टू 6/√29 माइनस 4/√29 इज इक्वल टू 2/√29, और यही हमारा आंसर है। क्यों है वो भी देखो, ये क्यों किया, वो इसलिए किया कि ये मान लेते हैं मूल बिंदु है 0, मूल बिंदु से ये वाला जो है अपना पहला है d1, और इसी प्रकार मूल बिंदु से ये दूरी है दूसरे समतल की, वो है d2, यहाँ तक d1 है। तो हमें ये निकालना है, तो ये क्या होगा, d2 माइनस d1 होगा, ये किसके बराबर होगा, ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। और वही हमने ऐसे ही हमने किया है कि यहाँ की दूरी, दो समतलों के बीच की दूरी क्या होती है, d2 माइनस d1, तो ये 2/√29 ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब 4 ऑब्जेक्ट हमें देखना है जहाँ पे 2/√29 हो, वही हमारा आंसर है। तो देखिएगा यहाँ पे ये रहा हमारा डी आंसर। तो अपन डी आंसर पे टिक कर देंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और हम कंपटीशन एग्जाम है तो वहां पे डी वाले गोले को अपन काला कर देंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। और क्वेश्चन 23 को अपन हल करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, और ऑब्जेक्ट को हमें देखना है कि दोनों समतल क्या हैं, लंबवत हैं, दोनों समतल क्या हैं, परस्पर हैं, दोनों समतल क्या है, y अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं या बिंदु 0,05/4 से गुजरते हैं। इनमें से कोई एक शर्त इसमें ठीक होगी और वो इनसे अपन निकाल लेंगे। और इसके लिए अपन जानते हैं दो समतल यदि लंबवत होते हैं, दो समतल यदि समानांतर होते हैं, वो क्या शर्त है वो अपन जानते हैं। तो लंबवत की शर्त वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। तो अपन कह देंगे ये दोनों लंबवत हैं और दोनों समानांतर हैं। समानांतर होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए। अगर ये शर्त को फुलफिल करता है तो अपन कहेंगे समानांतर है, और ये शर्त को फुलफिल कर लेता है तो अपन कहेंगे दोनों समतल लंबवत हैं। अगर ये दोनों नहीं करते तो फिर अपन प्रतिच्छेद और यहां से गुजरने वाले को उसको ऊपर देखेंगे, संतुष्ट करवाएंगे। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि दोनों समतल क्या है, लंबवत हैं। अब बात आती है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कहां से निकालें, और ये क्या निकालने के लिए हमें ये समतल दिए हुए हैं, अर्थात a1 b1 c1 ये समतल एक के दिक् अनुपात है, और इसी प्रकार a2 b2 c2 ये दूसरा समतल है उसके दिक् अनुपात है। तो यहां से अपन इन समतलों के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, समतल एक के दिक् अनुपात अर्थात a1 b1 c1 के मान प्राप्त होंगे। तो 2 - 1 4, तो ये 2 - 1 4। इसी प्रकार समतल दो के भी, दो के दिक् अनुपात, तो वो भी अपन निकाल लेते हैं यहां से। 5 - 2.5 और 10, तो 5 - 2.5 और 10 ये अपने पास a1 b1 c1 ये अपन मानते हैं। इसी प्रकार इनको अपन a2 b2 और c2 ये मानते हैं। तो पहले लिखते हैं लंब होने के लिए, लंब होने की शर्त, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसके, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो अपन कहेंगे लंबवत है। अर्थात a1 तो 2 × a2 5 प्लस b1 -1 × b2 -2.5 प्लस c1 का मान 4 × c2 का मान 10। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस यहाँ पे 2.5 प्लस 40, ये तो सारे प्लस प्लस के हैं, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये तो लंब नहीं है, दोनों समतल लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं है तो अब की बार अपन चेक करते हैं समानांतर।
समानांतर की शर्त से, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये हमें चेक करना है। और A1 B1 C1 ये मान अपन निकाल चुके हैं, तो 2/5 यहाँ लिखेंगे, 2/5 इक्वल टू B1 का मान -1 बटे B2 का मान, B2 का मान यहाँ पे हमें प्राप्त किया -2.5, तो -2.5 इज इक्वल टू C1 का मान देखो, यहाँ हमने प्राप्त किया 4 और C2 का मान 10, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिख देते हैं 10। या अपन इसको लिख सकते हैं, ये देखो 2/5 ऐसे रख लेते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पे पॉइंट है तो 10 चला गया, तो ये हो गया 10/25। और इसको भी अपन 2 से काटेंगे तो 2/5, तो यहाँ तो लिख देंगे 2/5। और बच्चों इसको भी देखो 5 से काटेंगे तो 2 और यहाँ पे 5, तो ये सारे बराबर आ गए, अर्थात 2/5 बराबर 2/5 बराबर 2/5। तो ये शर्त को फुलफिल कर गया, समानांतर होने की शर्त संतुष्ट कर गया, समानांतर होने की शर्त को संतुष्ट। अर्थात ये क्या है, दोनों समतल समानांतर हैं। अब 4 ऑब्जेक्ट में देखना है, जहां समानांतर है वहां पे हमें टिक कर देना है और आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिएगा बी आंसर, तो ये दोनों समतल क्या है, समानांतर हैं। तो ऐसे अपन चेक कर लेते हैं, ये चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीख लिया। एक बार अपन देख लेते हैं कि 11वीं प्रश्नावली अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हमने क्या क्या अध्ययन किया, देखिएगा। देखो 2 चीज देखी हमने यहाँ पे 3D में, 12वीं क्लास के सिलेबस के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 ही चीज देखी। एक देखा रेखा, इसको संबंध हल किया, और दूसरा हमने देखा समतल। 3D में हमने यहाँ पे 2 ही चीज देखी, एक रेखा और एक समतल। तो सबसे पहले तो हमने देखा रेखा के बारे में, तो रेखा के हमने दिक् कोसाइन देखे, और उसके दिक् अनुपात देखें, और फिर इनके आपस में संबंध भी देखा, अर्थात L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 होता है। ये ध्यान रखना, A² प्लस B² प्लस C² नॉट इक्वल टू 1, ये नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हमने यहां पे देखा कि रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बच्चों यहीं पे ये भी ध्यान रखना कि दिक् कोसाइन जो है, दिक् कोसाइन अर्थात अपन कह सकते हैं कि दिक् अनुपात दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्या ही होती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। तो इसीलिए ये संबंध था। और ऐसे हमने यहाँ पे भी निकाला था कि L बराबर प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C²। अगर दिक् अनुपात हो तो दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। ऐसे ही m का मान, ऐसे ही n का मान, ऐसे अपन इसकी सहायता से B/ और C/, ऐसे अपन LMN का मान भी निकाल सकते हैं, अर्थात दिक् कोसाइन के मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो ऐसे तो हमने ये रेखा, एक रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, उनमें संबंध, इनमें कैसे अपन दिक् अनुपात निकालते हैं, कैसे दिक् कोसाइन निकालते हैं, तो यहाँ से तो हमने 11.1 के प्रश्नों को हल किया था इसकी सहायता से। उसके बाद में हमने देखा था रेखा का समीकरण, जो एक बिंदु से होकर जाए, एक बिंदु से, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण था r स्थिर सदिश इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। हमने एक बिंदु लिया था a, यहाँ पे एक बिंदु लिया था p, इसके समानांतर हमने एक b वेक्टर लिया था और इसको मूल बिंदु से मिलाया था। इसका स्थिर सदिश a वेक्टर, इसका स्थिर सदिश r वेक्टर,
और बच्चों ये हमने त्रिभुज नियम, योगफल सदिश योगफल नियम लगाया, तो अर्थात अपन यहाँ से प्राप्त किए थे आर स्थिति सदिश वगैरह ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसको अपन कार्तीय रूप में भी लिखा था x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। या इसको ऐसे भी हमने लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन एम बराबर z माइनस z1 अपॉन एन। ये क्या है? दिक् कोसाइन है, और ये क्या है? दिक् अनुपात है। तो बच्चों एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ऐसे हमने निकाल लिया था। अब उसके बाद में हमने देखा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदु से, वो हमने प्राप्त किया था आर स्थिति सदिश इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हमने दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्राप्त कर लिया। ऐसे अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। इसी प्रकार दो रेखाओं के मध्य कोण के मध्य कोण वो हमने प्राप्त किया था कोस थीटा इक्वल टू b1 स्थिति सदिश डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का परिमाण और इसी प्रकार b2 वेक्टर का परिमाण, और इसका मोड लेते हैं तो हमें कोस थीटा प्राप्त होता है। और यहीं से दोनों रेखाएं लंबवत हैं, दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, उसकी कंडीशन भी हम यहीं से प्राप्त करते हैं। अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये होती है लंबवत के लिए, और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ये होती है समानांतर की, जो अभी हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया है। तो ये शर्त भी कोस थीटा अर्थात दोनों रेखाओं के मध्य कोण की सहायता से अपन निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा था दो रेखाओं के मध्य दूरी, दो रेखाओं के मध्य दूरी। अगर दो रेखाएं एक ही तल में है तो वो उनके बीच की दूरी क्या निकाल सकते हैं? लंब डाल के निकाल सकते हैं। अगर विषम तलीय है अर्थात एक रेखा अपने पास में है ए स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी रेखा मानते हैं अपन a2 स्थिति सदिश बराबर म्यू और यहाँ पे b2 वेक्टर। ऐसी स्थिति में इन दो रेखाओं के मध्य दूरी हमने प्राप्त की थी d बराबर a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का परिमाण। ये कब था? जब दोनों रेखाएं विषम तलीय थी अर्थात b1 b2 अलग अलग थे। और बच्चों अगर समानांतर हैं दोनों रेखाएं तब उनके बीच की दूरी, तब दूरी प्राप्त हुई थी d इक्वल टू a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का परिमाण। तब हमने दो रेखाओं के बीच की दूरी, अगर समानांतर होते हैं तब अर्थात वहां पे क्या एक ही तल में है तो ये b1 b2 नहीं होगा, एक ही वेक्टर होगा, b वेक्टर होगा। इसी से अपन पहचान लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा था दो रेखाएं सैतलीय होने के लिए, उसके लिए हमने देखा था कि दो रेखाएं हैं अपने पास में, यही दो रेखाएं थी आर स्थिति सदिश इक्वल टू a1 स्थिति सदिश प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी रेखा अपन मान लेते हैं आर स्थिति सदिश इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो ये दोनों रेखाएं सैतलीय है, वो कैसे पता करते हैं? उसके लिए हमने देखा था कि a2 स्थिति सदिश माइनस a1 स्थिति सदिश डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान 0 के बराबर आता है तो अपन कह देंगे कि क्या है? दोनों रेखाएं सैतलीय। ये सब सदिश रूप में लिखा है, इसको अपन कार्तीय रूप में भी लिख सकते हैं, वो भी हमें पता है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ से इसके लिखते हैं अपन घटक अर्थात a1 b1 c1, और इसके घटक लिखेंगे a2 b2 c2, और ये 0 के बराबर हो जाएगा तो अपन कह देंगे दोनों रेखाएं सैतलीय है। तो ये चीजें अपन पढ़ी थी रेखा के अंदर अर्थात प्रश्नावली 11.2 में।
तो ऐसे हम रेखा के बारे में पूरी बातें ऐसे अपन पढ़ चुके हैं। ये कैसे कैसे आए, ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ये क्या है सेतल, ये क्या है, क्या कंडीशन है, समानांतर होती है दो रेखाएं तो उनके बीच की दूरी, दो विषमतली होती है तब उनके बीच की दूरी, ये दो रेखाओं के मध्य कोण, तो ये सारी चीजें अपन इस प्रश्नावली में पढ़े थे 11.2 में। अब देखो बच्चों, उसके बाद में हमने देखा था समतल, और समतल के लिए हमने सबसे पहले देखा कि समतल का समीकरण। तो बच्चों समतल का जो समीकरण है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये समतल का एक व्यापक समीकरण अर्थात ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये एक समतल का व्यापक समीकरण है, ये हमने देखा। अगर अभिलंब रूप में समतल का समीकरण है तो वो कैसे निकाला था, अभिलंब रूप में वो हमने निकाला था आर वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी वन, या डी छोटी स्मॉल डी लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो समतल का समीकरण है कौन सी स्थिति में, अभिलंब रूप में। तो यहां से उस समतल से उसके बीच की दूरी प्राप्त होती है हमें, ये लंबवत दूरी, ये समतल और ये बीच की दूरी हमें d प्राप्त होती है। उसके लिए अगर इस रूप में हो तो पहले हमें उसके मापांक का दोनों तरफ भाग देना होता है, उसके बाद में ये दूरी प्राप्त होगी। अब बच्चों जैसे यहाँ पे देखा कि रेखा एक बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ पे भी समतल भी एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यहां देखा कि उसके समानांतर हमने एक वेक्टर लिया था बी वेक्टर, और यहाँ पे ये समतल है तो इस समतल के हमने क्या लिया था, लंबवत एक अभिलंब सदिश लिया था जिसको हम बोलते हैं एन वेक्टर। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले एक बिंदु लेते हैं अपन ये ए, और यहाँ पे एक स्वेच बिंदु लेते हैं पी, तो इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर, इसका आर वेक्टर। तो इसके एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने प्राप्त किया था आर स्थिति सदिश माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये एन स्मॉल है कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल लिया है तुमने, इक्वल टू 0। तो एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने ऐसे प्राप्त कर लिया था। इसको कार्तीय रूप में लिखा था हमने ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये उसका कार्तीय रूप में है और ये उसका सदिश रूप में है। ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि समतल यहाँ पे दो बिंदु से होकर रेखा गुजरती है, यहाँ दो बिंदु से समतल नहीं गुजरता, यहाँ पे तीन बिंदु से होकर समतल गुजरता, और तीन भी कौन से, असंरेख। असंरेख क्यों लेते हैं ये भी अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर एक ही लेंगे तो हमें क्या है, एक ही बिंदु लेंगे एक ही तल में तो एक ही रेखा प्राप्त होगी यहाँ पे, और इससे गुजरने वाले समतलों की संख्या अनंत होगी। इसलिए अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे जो समतल लेते हैं उस पे अपन तीन असंरेख बिंदु लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 उसके निर्देशांक लेते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं p स्वेच बिंदु, इसको मिलाते हैं a स्थिति सदिश, ये b स्थिति सदिश, ये c स्थिति सदिश, और ऐसे हमने यहाँ से प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, इसका समीकरण, अर्थात r स्थिति सदिश माइनस a वेक्टर डॉट b स्थिति सदिश माइनस c स्थिति सदिश क्रॉस बी स्थिति सदिश ए स्थिति सदिश है, और ऐसे ही सी स्थिति सदिश माइनस ए स्थिति सदिश इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमने प्राप्त किया था तीन असंरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो बच्चों इसको भी हमने कार्तीय रूप में लिखा था, वो भी आपको पता है, वो भी हमने लिखा था x माइनस एक्स वन y माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, और यहाँ से हमारे पास में प्राप्त हुआ था x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन z2 माइनस जेड वन, और ऐसे ही x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन z3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। बिंदु कैसे थे, असंरेख थे। अगर एक बिंदु ले लिया, असंरेख ले लिया तीनों को, तो उनसे होकर जाने वाले समतल अनंत होते हैं, इसलिए अपने अलग अलग लिए थे। अब ये प्राप्त हो गए तीन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमने रेखा में देखा था कि दो रेखाओं के मध्य कोण, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी दो समतलों के मध्य कोण,
रेखा में देखा उसके समानांतर वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, जो वेक्टर कोण बनाते हैं वही रेखा कोण बनाती है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं उनके समान अभिलंब लेते हैं, समतल के अभिलंब सदिश लेते हैं, अर्थात जो अभिलंब सदिश जो कोण बनाएंगे वही क्या बनाते हैं, वो समतल कोण बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का परिमाण, इसी प्रकार n2 वेक्टर का परिमाण मोड ले लेते हैं, तो हमारे पास में दो समतलों के मध्य कोण प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखा था अभिलंब रूप होने के लिए दो समतल लंबवत होते हैं या दो समतल समानांतर होते हैं, जैसे रेखा में देखा था वैसे यहाँ पे भी है, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 आता है तो अपन कह देंगे दोनों लंब है। इसी प्रकार a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 अगर ये आता है तो अपन कहेंगे समानांतर है। जैसे हमने रेखा में किया था वैसे अपन यहाँ पे भी करेंगे। दो समतल समानांतर कब होते हैं, दो समतल लंबवत करते हैं, इस कंडीशन को अपन देखते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, उस अभिलंब सदिश अर्थात पहले वाले सदिश के a1 b1 c1 दिक् अनुपात और दूसरे वाले सदिश अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात a2 b2 c2 है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखा था दूरी, तो यहाँ पे भी हमने देखी है समतलों के दूरी एक बिंदु से, अर्थात एक बिंदु लेते हैं P x1 y1 z1 और जो समतल लेते हैं मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, और इस समतल से इस बिंदु की लांबिक दूरी वो अपन निकालते हैं ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये मोड, तो ये उनके बीच की लांबिक दूरी प्राप्त हो जाती है। वहाँ पे भी दो रेखाओं के मध्य दूरी निकाली थी, यहाँ पे भी दो रेखाओं के मध्य ये दूरी निकाली थी। ये दो रेखाओं के मध्य दूरी जो समानांतर है विषमतलीय है तो ये दूरी, और यहाँ पे एक बिंदु से उस समतल के बीच की दूरी। अगर दो समतलों के बीच की दूरी निकालनी हो तो अभी क्वेश्चन भी किया था, इसको अपन मूल बिंदु से ले लेते हैं। अगर ये मूल बिंदु से होता है तो बच्चों इसी को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मूल बिंदु से। तो देखिए मूल बिंदु से निकाल करके दो समतलों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, जैसे अपने क्वेश्चन में किया था। अर्थात d इक्वल टू माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मोड लेते हैं, तो हमारे पास में मूल बिंदु से, क्योंकि ऐसी स्थिति में ए वेक्टर का मान 0 के बराबर होता है, अर्थात जो बिंदु थे जो ये क्या है 0 0 0 हैं उसके निर्देशांक, इसलिए उसका स्थिति सदिश 0 हो जाएगा, तो मूल बिंदु से दूरी ये प्राप्त होती है। तो ऐसे अपने मूल बिंदु से दूरी निकाली। उसके बाद में हमने देखा था कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। अगर दो समतल हों, मान लेते हैं एक समतल है हमने r स्थिति सदिश n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और दूसरा है r स्थिति सदिश डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, तो इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमने प्राप्त किया था r स्थिति सदिश डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये उन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण प्राप्त हमने कर लिया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये सारे समतल का देखा था और हमने 11.3 के प्रश्नों को समतल के इन सारे सहायता से अपने 11.3 के प्रश्नों और उनके उदाहरणों को हल करना सीख लिया था। और उसके बाद में हमने विविध प्रश्नावली को हल किया, जिसके अंदर 11.1, 11.2 और 11.3 के सभी के मिक्स प्रश्नों को अपने सोल्व किया, तब हमने ये प्रश्नावली को सोल्व कर लिया। तो इस प्रकार हमने 3D को पूर्ण रूप से हल कर लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12 रेखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।